नमस्कार छात्रों। हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे क्लासेस में, आज के क्लासेस में सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि फिज़िक्स क्लास 12 के पोर्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट है उस यूनिट को हम लोग कवर कर रहे थे। उसमें कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पे और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन बातें कर रहे थे और लास्ट जो क्वेश्चन नंबर मैंने बात किया था क्वेश्चन नंबर 12 और जो होमवर्क के रूप में आप लोगों को हमने दिया था। और मुझे आशा है कि आप लोग इस चीज़ को कंप्लीट किए होंगे। जो भी होमवर्क दिए हैं वो सारा कंप्लीट किए होंगे और अपने नोट कॉपी में ज़रूर लिखे होंगे। और मैं एक बार फिर से आप लोगों को यही कहूँगा कि जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है और आप एक एक करके अगर देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखिए और उसको नोट बुक में, नोट कॉपी पे आप उसे ज़रूर नोट कीजिए और नोट करते हुए उसको कॉपी के माध्यम से उसको बार बार रिवाइज कीजिए। और आज जो हम लोग क्लासेस अभी फ़िलहाल पिछला क्लासेस में जो क्वेश्चन बेसिस पे जो क्वेश्चन कर रहे थे वो सारा कॉम्पिटिटिव बेस्ड पे भी क्वेश्चन हम लोग अभी कर रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। आप ये सारे क्वेश्चन अगर इतना कर लेते हैं तो मुझे ये कहने में शक नहीं होगा और आपको डर नहीं होगा कि कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से सिर्फ पढ़िए और इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आते रहता है, तो आप इस सब चीज़ को रिवाइज कीजिए। बार बार इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए कि इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से बनता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ देता हूँ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन है two small spheres each having m kg and charge q coulomb are suspended from a point by insulating threads each l meter long but of negligible mass. If theta is the angle each string makes with the vertical, what equilibrium has been attained so that q square is equal to 4 mg l square sin square theta into tan theta होल ब्रैकेट देना है into 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि टू स्मॉल स्फीयर्स इच हैविंग m kg एंड चार्ज q कूलम्ब आर सस्पेंडेड फ्रॉम ये पॉइंट। किसी एक पॉइंट से दो स्मॉल स्फीयर को सस्पेंड किया जा रहा है जिसका मास बोला जा रहा है m kg और चार्ज जो उसमें है वो q कूलम्ब है। कितना चार्ज है? q कूलम्ब। फ्रॉम बाय इंसुलेटिंग थ्रेड है। इंसुलेटर आप समझते होंगे, इंसुलेटिंग थ्रेड दैट मीन्स जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, आप इसको समझ सकते हैं, ये आपका एक थ्रेड जैसा हम लोग मान सकते हैं, ये थ्रेड है। इस तरह से दो थ्रेड लिया गया है और ऐसे करके दो, एक इधर से, ये भी मान लीजिए थ्रेड है और एक ऐसे। तो ये यहाँ पे एक बॉल है, एक बॉल यहाँ पे है, दो बॉल को हैंगिंग किया गया है थ्रेड के माध्यम से। और ये भी बोला जा रहा है बट ऑफ नेग्लिजिबल मास, थ्रेड का जो मास है वो नेग्लिजिबल बोला जा रहा है, l मीटर उसका लेंथ बोला जा रहा है। व्हाट इज द एंगल इच स्ट्रिंग मेक्स विथ द वर्टिकल if theta is angle its string makes with the vertical। जो वर्टिकल होगा उस वर्टिकल से जो थ्रेड जो बना रहा है, स्ट्रिंग जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है। सो क्वेश्चन व्हाट इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड सो दैट q स्क्वायर दिस, मतलब किस इक्विलिब्रियम में ये शो कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। q स्क्वायर इज इक्वल टू 4 mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मीन्स इसको प्रूफ करके दिखाना आपको, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये आपका, जैसे कि क्वेश्चन में हम फिगर मैंने आपको बताया है कि कभी भी आप बनाइए कोई भी चीज़ को, फिजिक्स का क्वेश्चन
आप कभी भी सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन एक बार आराम से उसे पढ़िए और उसको समझिए कि कह क्या रहा है, और उसको इमेजिनेशन कीजिए। इमेजिनेशन करने के बाद उसे आप पिक्चर के रूप में आप कॉपी में उसे उतार सकते हैं कि इस प्रकार से ये क्वेश्चन बोल रहा है। उसके बाद आप उसमें धीरे धीरे कंसेप्ट लगाइए फिजिक्स का कि आखिर वो कह क्या रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बोला कि कोई एक सस्पेंशन है पॉइंट, कोई पॉइंट से दो थ्रेड के माध्यम से दो बॉल को हैंग किया गया है जिसका मास दिया हुआ है। मीन्स एक हम लोग यहाँ पे सस्पेंशन पॉइंट लिया एस, और यहाँ से दो थ्रेड, एक थ्रेड ये लिया, एक थ्रेड ये लिया, दो थ्रेड को हैंग किया गया है और बोला गया वर्टिकली मीन्स इस पॉइंट से हम वर्टिकल लाइन खींचा यहाँ पे इस प्रकार से, और ये वर्टिकल लाइन से ये जो थ्रेड होगा ये थ्रेड आपका थीटा एंगल बना रहा है, मैक्स कर रहा है, थीटा एंगल मैक्स। सो मीन्स इस थ्रेड से थीटा एंगल बना रहा है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये बॉल लिया, बॉल की बात किया दोनों थ्रेड में mg, यहाँ पे ये थ्रेड हो गया, बॉल हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे फिर देखिए कि एक थ्रेड और लिया गया, दो थ्रेड की बात किया, इससे भी थीटा एंगल पे दिखाया गया, और जो थ्रेड का जो एंडिंग पॉइंट होगा वहाँ पे इस छोर पे हैंग किया गया है, बॉल को लटकाया गया है। इस बॉल का मास m है। जब कोई भी बॉडी, आपको पता होगा कि कोई भी बॉडी हैंग होता है, जैसे या इसको ऐसे है तो इस पे क्या होगा, इसको हम लोग पकड़ के रखें तो नीचे की ओर हमेशा वो क्या, कौन सा फोर्स लग रहा है, वेट, या तो इसको ऐसे कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से फोर्स। मीन्स हमेशा ये जो गिर रहा है किसके वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से। तो ऑलवेज अर्थ हमेशा अपनी अर्थ के सेंटर की ओर एक फोर्स लग रहा है जिसको नाम दिया वेट। तो इसके पास अगर मास है, इस बॉडी के पास, ये बॉल के पास अगर मास है तो मास के वजह से यहाँ पे एक वेट प्रोड्यूस्ड होगा, और उस वेट का वैल्यू आपको पता है mg, g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे mg फोर्स नीचे डाउनवर्ड एक्ट होगा, और यहाँ पे भी इस बॉल में भी mg फोर्स डाउनवर्ड एक्ट होगा। अब उसके बाद आपको पता है कि इसके पास जो चार्जेस है वो q है। इस दोनों बॉल के पास कितना कितना चार्जेस है, q चार्जेस है। तो सेम चार्जेस हो गया, लाइक चार्जेस हो गया। बोला क्या कि q चार्जेस लीजिए, तो यहाँ पे भी अगर q लेते तो यहाँ पे भी q, तो q कहने का मतलब कैसा चार्जेस होगा, नेचर आएगा लाइक, सेम चार्जेस। और जब कभी भी दो चार्ज पार्टिकल लाइक चार्जेस हो तो वो किस तरह का फोर्सेस का नेचर आता है, वहाँ पे रिपल्शन आता है, रिपेल करता है। मीन्स अब यहाँ पे रिपल्शन होगा तो ये बॉडी क्या होगा, इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, मीन्स फोर्स ऑन बी ड्यू टू ये, और फोर्स ऑन ये ड्यू टू बी, और दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो इस केस में फोर्स का डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे, इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इसके वजह से इस डायरेक्शन में मैंने F फोर्स दिखाया, मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसमें भी जो मैंने दिखाया इसके वजह से इधर मैंने F दिखाया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, सारा चीज़ यहाँ पे फिगर पे स्पष्ट है, आपको समझ में आया होगा। अब जब भी कभी, अब ये दोनों लाइन को अगर मिलाते हैं और इससे हम लोग एक वर्टिकली लाइन खींचेंगे तो इस पे आके एंगल जो बनेगा वो राइट एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 डिग्री का कौन बनेगा। अब यहाँ पे बात रही, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे इस फॉर्मूला को शो करना है। यहाँ पे देखिए, अगर क्वेश्चन को देखेंगे, इसको लाना है 4πε0 Q है, तो Q का वैल्यू, कभी भी अगर Q का वैल्यू यहाँ पे अगर निकालना है या निकालने के लिए बोला जाए तो एक ही चीज़ सोचेंगे कि दो चार्ज पार्टिकल है, तो वहाँ पे फोर्स का वैल्यू अगर हमको पता रहेगा तो आराम से हम Q का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि फोर्स का वैल्यू में Q आता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q दोनों सेम है तो Q² बाय आर स्क्वायर। आर का वैल्यू भी पता रहेगा, यहाँ पे वो भी निकाल के तो F का वैल्यू पे पुट कर देंगे तो Q का वैल्यू आराम से हम निकाल सकते हैं। तो Q² भी है, क्या दिक्कत है, Q² निकालना, तो Q² मेरा आराम से निकल सकता है। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ कंसेप्ट आपको लगाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले
एक कंसेप्ट यहाँ पे अगर f का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं f इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मीन्स Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर मीन्स यहाँ पे कौन क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, ओके, मैग्नीट्यूड में आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय AB का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का तो वैल्यू आपको पता ही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q स्क्वायर का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ये भी का वैल्यू नहीं पता है, तो ये भी का वैल्यू अब हम लोगों को निकालना सबसे पहले काम होगा। तो AB का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे, तो इस पे आके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू अगर हमें पता चल जाए, ये वाला वैल्यू पता चल जाए, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको ये भी का वैल्यू पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस ट्राइंगल पे, इसका नाम हम यहाँ पे दे देते हैं वो, तो S वो ये, यहाँ पे ये पॉइंट मैंने नाम दिया है और इसको B पॉइंट नाम दिया है। तो S वो ये, S वो ये ट्राइंगल पे, S वो ये ट्राइंगल पे आप देख सकते हैं ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल का कंसेप्ट पे आपको थोड़ा सा मैं हिंट कर देना चाहूँगा कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो तो पाइथागोरस रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम लोग इससे एक एरो का लाइन खींचेंगे तो जो लाइन हमें मिलता है उसको हम लोग नाम देते हैं हाइपोटेनस। और किसके बीच में हम लोग एंगल निकालना है, जैसे मान लीजिए ये थीटा है, इसके हमको ये रिफरेंस हम थीटा लेते हैं, तो इस रिफरेंस के बेसिस पे अगर साइन थीटा फाइंड आउट करना है तो इसके लिए ये अगर हाइपोटेनस हो गया ये लाइन, तो जो बच गया ये आपका हो जाएगा पर बेस, और जो बचा यहाँ पे इसके लिए दोनों छोड़ के वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो इस केस में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए ये आपका हो जाएगा क्या, हाइपोटेनस, और इसके लिए ये हो जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा आपका बेस, और ये होगा आपका परपेंडिकुलर। दैट मीन्स आपको परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर निकालना मतलब P कहने का मतलब P किस फॉर्मूला में, साइन थीटा में आता है, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। तो वहां से P का वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा इंटू H हो जाएगा, मीन्स H इंटू अगर हम लोग साइन थीटा करेंगे तो किसका वैल्यू आएगा, P। तो H का वैल्यू हमें पता है, आपको मैंने बताया कि यहाँ पे इसका लेंथ जो है FCA का वैल्यू वो L बोला गया, तो यहाँ पे L रख देंगे, L साइन थीटा हो जाएगा। मीन्स OA का वैल्यू हम आराम से निकाल लिया, क्या, OA इज इक्वल टू L साइन थीटा। ये हुआ आपका ट्राइंगल के बेसिस पे, आप इस चीज़ को अच्छे से जानते होंगे, 10th क्लास का बेस पे है ये, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व भी करते होंगे। उसके बाद यहाँ पे या तो आप क्लास 11th में भी रिजोल्यूशन पढ़ें जो इसी थ्योरी को यूज करके वहाँ पे बनाते हैं, तो इसको कंपोनेंट के बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लो इसको, इस कंपोनेंट को ब्रेकिंग करना है FA को, तो FA को अगर ब्रेकिंग करना है तो इसको अगर आपको मैंने बताया होगा, आप पढ़े होंगे, तो एंगल की ओर, टुवार्ड्स एंगल की ओर ले जाएंगे तो वहां पे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस थीटा, मीन्स L इंटू कॉस थीटा। तो इसका वैल्यू आ जाएगा, मीन्स OS का वैल्यू आ जाएगा L कॉस थीटा। और जब हम लोग अवे फ्रॉम एंगल, मीन्स एंगल से दूर जाएंगे, मीन्स इधर एंगल से दूर जाना मतलब इधर आना, और इधर जब आएंगे तो इसके ये वाला लाइन, वो ये वाला लाइन और ये वाला जो इसका कंपोनेंट इधर आया वो उसके पैरेलल हो जाएगा, मीन्स वो ये पैरेलल दिस मार्कर, मतलब L का जो कंपोनेंट आया, तो L का कंपोनेंट जब दूर ले जाएंगे तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं, L से साइन थीटा। सो डायरेक्टली अगर हम लिखेंगे L साइन थीटा और ये L साइन थीटा इसके पैरेलल है तो OA का वैल्यू के इक्विवेलेंट हो जाएगा, मीन्स OA का वैल्यू L साइन थीटा आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर OA का वैल्यू L साइन थीटा आएगा, मीन्स OA का वैल्यू L साइन थीटा, तो OB का भी वैल्यू L साइन थीटा ही आएगा। तो दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, AB का वैल्यू हो जाएगा 2, AB का अगर वैल्यू हम लोग बात करेंगे तो आपका आएगा 2L साइन थीटा। अगर हम लोग AB का स्क्वायर यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, अगर आप देख सकते हैं तो AB का वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे तो 2L साइन थीटा AB के जगह पे अगर हम रखते हैं, बच्चे लोग समझिएगा कि F का वैल्यू 1/4 का एप्सिलॉन नॉट, AB का वैल्यू अभी जस्ट मैंने लिखा था
2l साइन थीटा, तो 2l मतलब 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मीन्स क्यू स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये मेरा f का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग f का वैल्यू पे ये क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकालने बोल रहे हैं, तो क्यू का स्क्वायर का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो इसको इधर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो बहुत सारा टर्म्स है जो नहीं आ रहा है, मतलब कुछ टर्म्स तो आ रहा है 4 पाप सेलन नॉट 4l स्क्वायर, एल स्क्वायर भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा भी आ रहा है, लेकिन टेन थीटा कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो अब क्या करेंगे? अब सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नहीं आया। तो इसमें थोड़ा सा और ये यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि देखिए इस फोर्स का वैल्यू, ये फोर्स का वैल्यू एक और इक्विवेलेंट होगा, इस किसके बराबर होगा हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा ये ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट, थोड़ा सा एक इक्विवेलेंट का कंसेप्ट आप सीखिए कि यहाँ पे कभी भी जब भी ये देखिए f जो है इस डायरेक्शन में है और इसके लिए लेंथ कौन हो जाएगा? BA या OA। तो जब भी ये दोनों इक्व या इसको कोलिनियर भी कह सकते हैं, ये लाइन कैसा है? f जो जिस डायरेक्शन में OA तो वो कोलिनियर है। तो इसका f का वैल्यू जो फोर्स का वैल्यू है f और ये वाला जो लेंथ है OA, इसका रेशियो। अब इसी तरह से इसमें लीजिए, यहाँ पे वेट का वैल्यू बराबर वेट का वैल्यू, जो फोर्स का वैल्यू वेट mg, और इसके पैरेलल में जो लाइन होगा वो वर्टिकली होगा, ये भी वर्टिकली है, तो SO के बाई में हो जाएगा। तो F बाय OA इज इक्वल टू mg बाय SO। इसी तरह से अगर यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, एक फोर्स यहाँ पे और आ रहा है। थ्रेड में कौन सा फोर्स आता है? टेंशन, अभी बताया टेंशन, और इसका लेंथ कितना है? L, तो T बाय L भी लिख सकते हैं, या तो हम लोग AS लिख सकते हैं। तो देखिए कभी भी इस तरह का कंसेप्ट आए कि इधर फोर्स लग रहा है वो, तो आप इस कंसेप्ट को लगा सकते हैं। और ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। तरीका समझिए कि निकालना कैसे है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि इसको लिखा मैंने कैसे। जैसे कि ये फोर्स का डायरेक्शन इधर है, तो इसी के इक्विवेलेंट में मीन्स इसी के लाइन के पैरेलल या कोलिनियर लाइन लेंथ कौन सा है जो वैल्यू है इसमें दिखा रहा है, इसके और इसके, तो ये वाला BA है या तो OA है, तो OA का जरूरत है, यहाँ पे OA मैंने लिखा, तो F बाय OA। उसके बाद यहाँ पे देखिए mg के पैरेलल में कौन हो जाएगा? SO। ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, सिर्फ ये होगा, तो SO, mg बाय SO। अब T यहाँ पे फोर्स है, टेंशन T, और इसका जो लेंथ है वो आपका AS। तो ये भी कोलिनियर लाइन है, T भी उसी लाइन पे और AS भी उसी लाइन पे शो कर रहे हैं हम लोग, तो कोलिनियर कह सकते हैं। तो कोलिनियर है तो T बाय AS। तो ये सारे का रेशियो क्या हो जाएगा? सबका वैल्यू सेम होगा, सेम होता है, तो इसलिए मैंने सेम लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला हमको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये अगर इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं F बाय OA इज इक्वल टू mg बाय SO, कोई दिक्कत नहीं है। दो ही टर्म्स लिया। अब ये F का वैल्यू सिर्फ निकाल लेते हैं, mg बाय SO हो जाएगा। दैट इज यहाँ पे अगर ये वाला जो टर्म था OA, वो यहाँ पे आ जाएगा, OA बाय SO इंटू mg हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे OA बाय SO इंटू mg, OA बाय SO, यहाँ SO को गौर से देखो। OA ये अभी नाम दिया था क्या बाबू? P, अभी नाम बताए थे, ये परपेंडिकुलर है इस थीटा के लिए, और ये आपका बेस हो गया, दैट इज ये P, और ये आपका B आया, तो P बाय B क्या होता है? टेन थीटा। दैट इज इस केस में OA बाय SO के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा इंटू क्या आया यहाँ पे? mg। अब देखिए F का वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाला है, फाइंड आउट क्या है? ये इसके इक्विवेलेंट होगा, दैट इज टेन थीटा इंटू mg, इस फॉर्मूले के बराबर होगा। दैट मीन्स हम लोग ये डायरेक्टली, अगर इसको मैं यहाँ पे इरेज कर दूं इस इक्वेशन को, तो ये F के जगह पे हम लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू mg, बाकी ये इसके 1/4 पाप सेलन नॉट Q स्क्वायर बाय 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और इस प्रकार से यहाँ पे Q स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, तो Q स्क्वायर का वैल्यू जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो मेरा क्या आएगा? ये सारा टर्म्स इधर आएगा, टेन थीटा इंटू mg 4 पाप सेलन नॉट 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यही टर्म्स आ रहा है। तो इस प्रकार से ये आपका वैल्यू आ जाएगा और इस प्रकार से आपका
प्रूफ हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही पहले 1976 का इसी तरह का यही क्वेश्चन मैं नहीं बताया, रुड़की का पहले एग्जाम होता था ROO इस तरह करके रुड़की, तो वो एग्ज़ाम होता था। और फिर IIT में भी इस तरह का बहुत पहले 1976 का इस तरह का IIT 1976 बहुत पहले का जो एग्ज़ाम IIT एग्ज़ाम, पहले JEE मेंस नहीं होता था और JEE एडवांस नहीं होता था, ये तो फिलहाल का रूल्स आया JEE मेन और JEE एडवांस। तो पहले JEE मेंस सेपरेट एकदम सेपरेट था, JEE मेंस को हम लोग बोलते थे AIEEE, उसके बेसिस पे NIT कॉलेज मिलता था, और JEE एडवांस जो अभी बना पहले IIT सेपरेटली होता था। अब रूल क्या कर दिया कि JEE मेन क्वालिफाई करो तब JEE एडवांस में एग्ज़ाम देने मिलेगी। तो ये IIT का क्वेश्चन टाइप है, तो आप इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। अब देखो जो बच्चा इस चीज़ को एक बार समझ गया तो इसको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वो वैल्यू लिख पाएगा, डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएगा, हाँ ये होगा, इसका वैल्यू ये आएगा, पुट करेगा, सॉल्व करके ले आएगा वैल्यू। तो आप बच्चे समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इस टाइप का क्वेश्चन, और आप इसको सीखे होंगे कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, और मैं आपको होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूँ। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस होमवर्क को ज़रूर कीजिएगा, और मैं आपको यहाँ पे जो मैं वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे, तो आप जो भी बच्चे व्यूअर्स हैं उस सारे बच्चे को, या कोई टीचर्स भी देख रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं, तो कोई भी देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप, जो मैं होमवर्क देने वाला हूँ उस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन लिखिए, मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन आप 2 बार मैं रिपीट करूँगा, वो आराम से आप देखिए और राइट कीजिए एक एक लाइन को। ये क्वेश्चन नंबर 13 हुआ, अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 सेम टू सेम ऐसा ही है 13 के जैसा। सो राइट क्वेश्चन, 2 पिथ बॉल्स इच वेजिंग, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, मैं कुछ चीज़ें लिख दूंगा यहाँ पे। चलिए, जैसे कि क्वेश्चन है 2 पिथ बॉल्स, पिथ बॉल का क्वेश्चन तो मैंने करवाया था, बॉल्स 2 पिथ बॉल वेजिंग, वेट जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिंग 10 to the power minus 3 kg, 2 pith ball each weighing 10 to the power minus 3 kg are suspended from the same point by means of silk thread। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिल्क थ्रेड 0.5 मीटर लॉन्ग, कितना लॉन्ग बोल रहा है, 0.5 मीटर लॉन्ग। एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ सेंटेंस, 2 पिथ बॉल्स इच वेजिंग 10 to the power minus 3 kg are suspended from the same point by means of silk thread 0.5 meter long. On charging the pith balls equally, they are found to repel each other to a distance of 0.2 meter. 0.2 meter. Calculate the charge on each ball. Calculate the charge on each ball. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से पूरा अंत तक, 2 पिथ बॉल्स इच वेजिंग 10 to the power minus 3 kg are suspended from the same point by means of silk thread 0.5 meter long, full stop. On charging the pith balls equally, they are found to repel each other to a distance of 0.2 meter. Calculate the charge on each ball. तो वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे सिल्क थ्रेड बोला, यहाँ पे क्या बोल दिया कि एक सेम पॉइंट से 2 थ्रेड को, सिल्क थ्रेड को रखा गया, हैंग किया जा रहा है मीन्स, और यहाँ पे 2 बॉल्स पिथ बॉल है जिसका मास 10 to the power minus 3 इक्वली चार्ज है, तो वेट आएगा, यहाँ पे फोर्स आएगा, सेम टू सेम वही है, टेंशन आएगा, वही रूल लगेगा, और 0.2 यहाँ पे 0.2 मीटर
दे आर फाउंड टू रिपेल ईच अदर टू या डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर, 0.2 मीटर दिया हुआ है। कैलकुलेट द चार्ज, ये चार्ज आपको फाइंड आउट करना है। सो आप इसे आंसर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। तो हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 14 हुआ, सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। मुझे आशा है कि आप इसे बना लेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अभी कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और में है, 2 क्वेश्चन और दूंगा जो होमवर्क के रूप में है। आप इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिए। ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो भी आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 14 हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 15 बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे 3 चार्जेस 10 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम are placed in the air of the corners A, B and C of an equilateral triangle of side 0.1 meter, 0.1 meter. Full stop. Find the resultant force experienced by charge placed at corner A. मैं अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 3 चार्जेस 10 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर एट द कॉर्नर A, B and C of an equilateral triangle of side 0.1 meter. Full stop. Find the resultant force experienced by the charge placed at a corner A. मतलब 3 चार्जेस दिया हुआ है, 3 कॉर्नर में रखा गया है इक्विलैटरल ट्राइंगल का, और ये भी सी नाम दिया गया, ये भी सी है, और आपको ये पॉइंट पे फोर्स एक्सपीरियंस करके बताना है कि कितना होगा। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग किए हैं, तो इसका भी आंसर आप ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये भी आपको होमवर्क के रूप में ही मैं आपको दे रहा हूँ, मीन्स आप घर में इसे आराम से बनाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 मीटर एंड डी इज द मिडिल पॉइंट बी सी। चार्ज ऑफ 100, -100 एंड +75 कूलम। क्वेश्चन नंबर 16 में बता रहा हूं। अगेन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। ABC is an equilateral triangle of side 10 मीटर, साइड कितना दिया हुआ है 10 मीटर, साइड 10 मीटर, एंड D is the middle point BC, BC का मिडिल पॉइंट D है। D क्या है? मिडिल पॉइंट है किसका? मिडिल पॉइंट BC का। चार्ज जो दिया हुआ 100, -100 एंड 75 कूलम आर प्लेस्ड एट B, C, B, capital B, C and D respectively. What is the force experienced by 1 coulomb positive charge placed at A? मीन्स अगर 1 कूलम चार्ज को ये पॉइंट पे अगर रख देंगे तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। सो आप लोग इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका फिगर बना देता हूँ आप लोग हिंट के लिए, हिंट मैं कर दे रहा हूँ आप लोग जरूर। जैसे कि बोला गया है कि ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, नाम दे दो ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 मीटर, सबका दिया हुआ है 10 मीटर। डी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ बीसी का मिडिल पॉइंट कौन है? डी। अब यहाँ पे उसके बाद बोला गया है चार्ज ऑफ 100, -100 एंड 75 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट BCD। बी यहाँ पे है, सी है और ये आपका नाम दिया डी। तो बी पे दिया हुआ 100 और यहाँ पे दिया हुआ -100 और ये आपका हो जाएगा 75 कूलम। तो ये तीनों का दिया हुआ है। और व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 कूलम
चार्ज प्लेस्ड एट ये पॉइंट पे जब हम लोग 1 कूलम चार्ज रखेंगे यहाँ पे, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा, ये आपको फाइंड आउट करना। तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा एक स्टेप इस क्वेश्चन नंबर 15 से एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो डी पॉइंट पे लिया गया। तो मुझे आशा है कि आप बना लेंगे, और इसको भी आप आराम से बनाइएगा और आप आंसर इसे जरूर कीजिए। जिस किसी को भी नहीं समझ में आएगा या क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं प्रयास करूंगा नेक्स्ट क्लास में बताने का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 में इस टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं कंसेप्ट इस क्वेश्चन का मैं पहले से बताया, अभी पता चल जाएगा कि मैंने क्या बताया। सबसे पहले आप क्वेश्चन को सुनिए और समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है, 2 इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स A and B repel each other with a force 2 into 10 to the power minus 5 Newton. 2 into 10 to the power minus 5 Newton. Another identical uncharged sphere C is touched to A and then placed at the midpoint between A and B. What is the net electric force on C? देखिए क्वेश्चन क्या, फिर से मैं आपको समझाते हुए यहाँ पिक्चर पे हम लोग पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का। 2 इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर A and B रिपेल ईच अदर विथ a force of 2 into 10 to the power minus 5 न्यूटन। तो यहाँ पे मैं 2 मेटल स्फीयर्स ले रहे हैं, ये लिया और B लिया, और ये और बी जो एक दूसरे पे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, 2 into 10 to the power minus 5 न्यूटन। ये सपोज दैट इसको F कह देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चार्जेस सपोज कर लो कि Q चार्जेस है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला, अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर, तीसरा अनचार्ज C एक लिया और A अनचार्ज है, मतलब चार्ज नहीं है। अब उसके बाद क्या किया, क्वेश्चन में क्या बोला, अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C is touched to A। अब C को ये से टच करेंगे, ऐसा क्वेश्चन बताए थे कि कोई चार्ज है, अब इसको C से टच किए थे लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर में मुझे ये पता नहीं है, लेकिन मैंने इस चीज़ को बताया था कि 2 चार्ज पार्टिकल लिया, एक अनचार्ज लिया, इसको इससे टच किया, फिर इसका चार्ज बताए थे, और इसको इससे फिर टच किया, फिर इसको बाहर निकाल दिया, तो फिर वो बोले थे कि नया फोर्स बताओ कितना होगा। तो यहाँ पे क्या बोला, C को टच किए ये से, अनदर जब इसको टच करते हैं अनचार्ज स्फीयर C is touched to A and then placed at the midpoint A and B, और C को टच करने के बाद ये से उसके बाद कहाँ पे रख देते हैं हम लोग C को, मिडिल पॉइंट A एंड B का, ये और B के मिडिल पॉइंट पे हम रख देते हैं। तो उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन C। अब उसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, तो देखिए क्वेश्चन फिर से यहाँ पे, इस पे मैं फिर एक फिगर बना रहा हूँ। अब देखो, अगर जैसे ही C को टच करेंगे यहाँ पे ये Q, तो ये Q चार्ज दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा, तो इसके पास, ये वाला के पास चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2, और उसके पास जो C के पास भी चार्ज कितना आएगा, Q/2। इसके पास जो इसमें टच नहीं किया तो इसके बात करेंगे ही नहीं, तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ये Q रहेगा, ये पॉइंट, ये हो गया आपका C पॉइंट। अब नेट फोर्स आपको बताना है, तो नेट फोर्स आप बताइए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले फोर्स ऑन C, यहाँ पे नेट फोर्स लिखा, फोर्स ऑन C ड्यू टू B निकालते हैं, फोर्स ऑन C ड्यू टू B और फोर्स ऑन C ड्यू टू ये निकालिए, फोर्स ऑन C ड्यू टू B, फोर्स ऑन C ड्यू टू ये,
ये निकालेंगे। अब देखो इसमें ये दोनों निकालने के बाद यहाँ चेक करेंगे, जैसे कि देखिए ये पॉजिटिव नेचर का, ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको अगर पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, तो इसका फोर्स का डायरेक्शन इधर, इसको रिपेल है, तो यहाँ पे देखो एक दूसरे का अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या चांसेस है इक्विलिब्रियम आने का, मतलब सेम आएगा तो ये इक्वल हो जाएगा। लेकिन जो कंडीशन पिछले क्लासेस में, लेकिन हो सकता है कि ये सेम नहीं आए, तो सेम नहीं आएगा, तो इसीलिए नेट फोर्सेस निकालने बोल रहा है। तो अब ये दोनों फोर्सेस का वैल्यू हम अगर निकाल लेते हैं, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ये निकालने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे वैल्यू कि दोनों में से बड़ा किसका है। मान लिया जाए कि जो वैल्यू आएगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी अगर बड़ा आता है, ज्यादा आता है, ग्रेटर देन फोर्स ऑन सी ड्यू टू ये, तो नेट फोर्स ये ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, अगर मान लिया जाए देखिए फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये वाला इधर वाला फोर्स ज्यादा है, इधर वाला कम है, तो क्या करेगा, ये इसको इधर धक्का मारेगा, जिसके पास दो, अब ये एग्जांपल मैं बार बार दे रहा हूँ कि एक आदमी है, मैं, अब दो व्यक्ति हमको एक दूसरे जस्ट अपोजिट से धक्का मार रहा है। अब धक्का मार रहा है तो इधर से जब कोई व्यक्ति हमको धक्का मारेगा और इधर से कोई व्यक्ति धक्का मार रहा है, तो अगर इधर वाला व्यक्ति के पास ज़्यादा फोर्स है तो ये इधर वाला के पास कम है, तो हमको डिस्प्लेस हम किधर हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे, मीन्स हम डिस्प्लेस किधर हो जाएंगे, उधर हो जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से इधर डिस्प्लेस होने का टेंडेंसी होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर दिखेगा, इधर, मीन्स नेट फोर्स इधर आएगा इस डायरेक्शन में, किधर, अलोंग सी ए, जिधर ज्यादा होगा। तो हम यहाँ सपोज किए हैं, आप यहाँ पे फाइंड आउट कीजिएगा कि किसका ज्यादा है, वैल्यू आपके पास है, सब चीज आपके पास है, आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जरूर निकालिएगा, बहुत इजी है, कोई कुछ करना नहीं है। आप फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, तो चार्जेस का वैल्यू दिया हुआ है। एक चीज यहाँ पे देखो, एक बात ध्यान रखना कि F इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 × 10⁻⁵ न्यूटन है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि K 1/4πε0 Q1 Q2 मीन्स यहाँ पे Q² बाय R², R² कितना है, यहाँ पे कुछ बोला गया, नहीं बोला गया, तो R² मान लेते हैं। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। अब बीच में यहाँ पे ला के रख दिया, तो ये हो गया आपका R/2, ये हो गया आपका R/2, R/2 पे निकालना। तो ध्यान रखिएगा कि 1/4πε0, दैट इज, इसको K अगर बोल देते हैं तो K Q² R², जहाँ जहाँ नजर आएगा इस फॉर्मूला में, उसके जगह पे इतना वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पे आएगा ही। जैसे एक क्वेश्चन को हम एक को बना के दिखा देते हैं, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, तो इसके पास चार्ज, इसके K होगा Q1 Q2 मीन्स Q/2, और इसके पास कितना चार्ज है Q, R² मीन्स यहाँ पे R/2 का होल स्क्वायर मीन्स R² बाय क्या हो जाएगा 4 किधर चला जाएगा, ऊपर होगा कि ना, और यहाँ पे 2 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2Q, मतलब ये Q² हो जाएगा, तो 2K × 2 × Q² बाय R², तो देखो K Q² बाय R², तो इसके जगह पे ये लिख लेंगे, तो 2 गुना में रहेगा, तो 2 × 10⁻⁵, दैट इज 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 ही वाला वैल्यू। इसी तरह से इसको निकालेंगे, देखेंगे कि कौन बड़ा है, उसके बाद नेट फोर्स निकालेंगे, तो मान लेंगे कि F नेट फोर्स, अगर मान लिया जाए ये बड़ा था सपोज दैट, तो क्या लिखेंगे FCB, पहले वाला लिखेंगे, माइनस हो जाएगा FCA, तो यही नेट आएगा ना। तो इस प्रकार से आप होमवर्क के रूप में से, मतलब इसको कंप्लीट आप कर लीजिएगा। इसको भी आप ये इजी, हम सिर्फ यहाँ पे तरीका में मुझे बताना था कि किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। आप इसको सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया। देखिए कभी भी आप जो भी चीज़ देख रहे हैं वो आप समझ रहे हैं, तो शुरुआत से देखिए अंत तक, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, थोड़ा सा मज़ा लेने के लिए कि हाँ हम चखना है, थोड़ा सा चख लेंगे और चख के चले जाएंगे, तो कैसा है, तो चखने से काम नहीं चलेगा। फिजिक्स है, उसको पूरा टेस्ट कीजिए तभी समझ में आएगा। तो शुरू से अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, अन्यथा बीच में आने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आप इसको शुरू से अंत तक देखेंगे सारे क्वेश्चन का आंसर, तो आपको समझ में भी आएगा और बन भी जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर ये आपका हुआ 17। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन में सबसे पहले पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए ध्यान से और लिखते भी जाइए। टू
identical charged spheres are suspended by strings of equal length. The string make an angle 30 degree with each other. Full stop. When suspended in a liquid of density 800 kg per meter cube, the angle remains same. Angle जो रहता. What is the dielectric constant of the liquid? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं. K का वैल्यू लिखा. अब देखिए ये थोड़ा सा अभी जो लास्ट क्वेश्चन पे मैं बोल रहा था ना IIT, यही क्वेश्चन है IIT, इसी पे थोड़ा ये भी क्वेश्चन IIT का है. ये भी 1976 का और रुड़की में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. उसी से थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा रहे हैं. इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जैसे वहाँ पे लास्ट क्वेश्चन नंबर जो था आपका 15 के पीछे 14 क्वेश्चन नंबर पे जो मैंने दिया था, उसी तरह से 15 क्वेश्चन नंबर पे क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर कितना है 18, ये 18 यहाँ पे डाल देता हूँ, 18 क्वेश्चन नंबर. तो इसी तरह से यहाँ पे भी सेम टू सेम है. बोला गया है कि 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ. कोई सस्पेंड किया गया स्ट्रिंग को इक्वल लेंथ से किसी पॉइंट से, और द स्ट्रिंग मेक एन एंगल 30 डिग्री. यहाँ पे एंगल की बात बोला जा रहा है कि कितना बना रहा है 30 डिग्री. ओके. उसके बाद व्हेन सस्पेंडेड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी. अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जब हम लोग एयर मीडियम में रखते थे, मान लिया जाए ये मास mg यहाँ पे आता है, इधर F फोर्स आएगा, यहाँ पे F फोर्स आएगा, यहाँ पे mg आएगा. तो ये आप मान लीजिए एयर मीडियम में, किस मीडियम में है, एयर मीडियम में. अगर इसी को हम लोग वाटर मीडियम में ले जाएंगे, एयर मीडियम में था और वाटर मीडियम में ले जाएंगे, बाकी सब चीज ठीक है, कोई चीज परिवर्तन नहीं करना, सिर्फ क्या बदलेगा, वाटर का जो डेंसिटी है वो बदल जाएगा. यहाँ पे मीडियम इसको जो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल दिया हुआ कुछ 1600 kg पर मीटर क्यूब. एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ. 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ. द स्ट्रिंग मेक एन एंगल 30 डिग्री विथ ईच अदर. When suspended in a liquid of density 800 kg per meter cube, the angle remains the same. What is the dielectric constant of the liquid? The density of the material of the sphere is 1600 kg per meter cube. Density दिया हुआ मटेरियल जो स्फीयर है यहाँ पे, उसका डेंसिटी दिया हुआ. अब जब हम लोग ऐसे यहाँ पे रखेंगे, उसको वाटर मीडियम में ले जाएंगे, तो उस केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू आपको बताना है. मटेरियल से वाटर मीडियम में ले जाएंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 2 फोर्स का रेशियो होता है. किसके बीच का रेशियो बताओ, दो फोर्सेस के रेशियो होता है. किसके बीच का. लास्ट क्लासेस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिफाइन किया था मैंने. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइंड व्हाट, एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम. तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, एफ वैक्यूम का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, ये वाला वैल्यू. उसके बाद फिर इसको वाटर मीडियम में ले जाएंगे, तो एफ मीडियम का निकाल लेंगे, दोनों का रेशियो करेंगे, जो आएगा वही आपका के कहलाएगा. तो मेन मेरा मकसद क्या है, एफ वैक्यूम का वैल्यू निकालना, उसके बाद एफ मीडियम का वैल्यू निकालना. यही क्वेश्चन का मतलब आंसर है, समझिए अभी फिलहाल के लिए. तो मेन मकसद क्या है कि एफ वैक्यूम हम कैसे निकालेंगे. तो तरीका वही है जो मैंने लास्ट क्लासेस में लास्ट क्वेश्चन में जो मैंने बताया था, क्वेश्चन का जो वैल्यू है. जैसे कि अब इस केस में अगर हम लोग बात करेंगे, ये फॉर्मूला पे एक मैंने जो ये बताया था, एफ बाय क्या हो जाएगा, ये एफ बाय ये ओ ए, इसका नाम ओ ए है, ओ ए बी, ओ ए इज इक्वल टू ये टी यहाँ पे ये एल हो जाएगा, तो एम जी बाय क्या हो जाएगा, एस ओ, और टी बाय क्या हो जाएगा, एस
इस तरह से, ये आपको पता था, लास्ट क्लासेस में मैंने बताया था। अब सबसे पहले हम लोग एफ वैक्यूम का वैल्यू निकालते हैं। तो एफ वैक्यूम के लिए क्या लिखेंगे, एफ वैक्यूम इज इक्वल टू, या डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, दैट इज Q स्क्वायर बाय AB स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय AB स्क्वायर होगा ना। अब यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ये फॉर्मूला पे देखिए, ये इसमें देखिए, ये किसके बराबर होगा, F जो होगा, ये F वैक्यूम का वैल्यू लिख रहे हैं, ये किसके बराबर होगा, यहाँ से F का वैल्यू जो निकालते हैं वो आता है OA बाय SO इंटू mg। तो वहाँ पे हम लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं ना, वो वैल्यू अगर लिखेंगे तो ये तो हो जाता है आपका टेन थीटा। तो इसका नाम दे देते हैं, क्या नाम, टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन पे एक टोटल 30 डिग्री बोला था ना, तो ये 15 हो जाएगा। क्वेश्चन मैंने पढ़ा था तो उसमें 30 डिग्री बोला गया था, तो 15 दोनों में हाफ हाफ बढ़ जाएगा तो 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 10-15, ये इंटू क्या हो जाएगा mg, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, mg इंटू 10-15। ओके, अब यहाँ पे देखिए mg, ये वैक्यूम की बात कर रहे हैं, एफ वैक्यूम की बात कर रहे हैं। तो एफ वैक्यूम में मटेरियल का डेंसिटी क्या है, तो ये का यहाँ पे हमको वैल्यू अगर हम लोग पता करेंगे तो मटेरियल का जो मास अगर हम लोग निकालते तो v इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ द बॉल या मटेरियल, और v वॉल्यूम इसका, ठीक है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, रो इंटू v, रो का वैल्यू ये दैट इज 1600 हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, डेंसिटी ऑफ द बॉल या तो कह सकते हैं 1600, और v यहाँ पे v से मल्टीप्लाई करेंगे 16 डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो क्या बनेगा, मास, और ये हो जाएगा v इंटू 10-15। ओके, ये हो जाएगा ना। अब उसके बाद F मीडियम में ले जाएंगे, F मीडियम मतलब F लिक्विड पे ले जाओ। ओके, तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय AB स्क्वायर, और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि K से मल्टीप्लाई होता था, इसी को रेशियो करके सिर्फ K बचता है ना। अब यहाँ पे भी mg आएगा ना, mg 10-15, तो यहाँ पे m का जो वैल्यू आएगा वो वाटर के लिए आ जाएगा, लिक्विड के लिए आ जाएगा ना। तो लिक्विड के लिए बॉल का तो वही रहेगा, लेकिन वहाँ का लिक्विड लेंगे, लिक्विड आ जा रहा है, तो लिक्विड के लिए यहाँ पे हम लोग का जो दिया हुआ 800, और वॉल्यूम भी, और g तो वही रहेगा, और 10-15 एंगल तो वही रहेगा। अब देखो दोनों का रेशियो कर देना है, F वैक्यूम बाय F लिक्विड। तो ये यहाँ पे देखो, ये चीज गौर से देखो, Vg 10-15, Vg 10-15 है, दोनों सेम है ना। तो अगर ये दोनों का रेशियो करते हैं तो सेम कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 1600 बाय 800, और यहाँ पे इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये सारा कट जाएगा, सिर्फ K बचेगा, दैट इज ये K रिजल्ट देगा हमें, दैट इज F वैक्यूम बाय F लिक्विड या F मीडियम, वो आप जान ही रहे हैं K देगा। तो कितना आएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, है ना। मजेदार क्वेश्चन और इजी भी है, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन कैसा, जो क्वेश्चन नंबर 15 मैंने 14 या 15 में बताया, उसी तरह से थोड़ा सा एक स्टेप बचा है। ये क्वेश्चन भी IIT का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग यहाँ तक अब क्वेश्चन में समाप्त करता हूँ। कुछ क्वेश्चन में IIT लेवल का भी क्वेश्चन बताया। अब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना मुश्किल है, और चलते चलते मैं क्वेश्चन और भी बताऊंगा। अब नेक्स्ट क्लासेस पे हम लोग नेक्स्ट डे चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।